हेलो बच्चों, और बताइए आपके दिन अच्छे चल रहे हैं? अच्छी पढ़ाई चल रही है? मेहनत ठीक ठाक चल रहा है? आपका बोर्ड एग्जाम तो मैं बार बार कहता हूँ। आज आइए देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस चैप्टर में हम आपके लिए रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को अपना मेन फोकस का पॉइंट बनाया हुआ है। सो आज बेसिकली समझेंगे हम लोग कि रेसिस्टेंस क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है और इसका क्या रोल है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इसे हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं हम लोग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। सो प्रतिरोध को समझते हैं ये क्या है। देखिए, आपके 10th के सिलेबस में बहुत ज़्यादा इसके मैकेनिज्म पे डिस्कस करने को नहीं कहा गया है, इजाज़त नहीं है, लेकिन इतना कम से कम हम समझते हैं कि ये एक प्रकार का अवरोध है, बाधा है। हर किसी नेक काम के पीछे कोई न कोई बाधा जरूर होती है। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको जरूर उसका विरोध झेलना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी चालक से होकर, सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर लिया हमने और इस किसी कंडक्टर यानी चालक से होकर के मैंने एक इसमें एक छोटा सा सर्किट की कल्पना हम लोग कर लेते हैं, एक परिपथ बना लेते हैं और साथ में इसमें एक स्विच भी लगा दीजिए। जब इसको सजाए तो बढ़िया से सजा देना है। ये देखिए, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, इसका छोर ए और ये इसका छोर बी है। इसके विषय में आपके पास आज के डेट में एक अच्छी जानकारी है, क्योंकि मैंने ये आपको दी हुई है। मैंने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पर काम करके आपको दिया हुआ है। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, इसका बैटरी का प्लस प्लेट करंट सप्लाई करना शुरू करेगा और इस तरह से करंट इसको इस दिशा में आई करंट इससे होकर के फ्लो करेगा और इस तरह से ये करंट लगातार इससे फिर बाहर निकलेगा और इस ऐसे आकर के फिर सर्किट को कंप्लीट कर देगा, राउंड लेता चला जाएगा। मेरा मानना है कि जब ये करंट इससे होकर प्रवाहित हो रहा था तो इस चालक की ऐसी टेंडेंसी होती है, इस चालक में इसकी बनावट ऐसी होती है, इसके अंदर जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्थिति, आणविक परमाणुविक स्थिति इसकी ऐसी होती है जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है ये चालक कुछ हद तक। मतलब हर किसी करंट के फ्लो को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और उसी प्रतिरोध का सामना करने में विद्युत ऊर्जा खर्च भी होती है, क्योंकि विरोध ही आपकी ऊर्जा को खर्च करवाएगा। आप बल्ब लगा देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलने लगता है, तो बल्ब क्या है? उसके फिलामेंट में एक प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस लगा होता है, वही एनर्जी को खर्च करता है और विद्युत प्रवाह के विरोध को उसी रूप में हम लोग देखते हैं और उसका हम लोग अच्छा परिणाम लेते हैं। बल्ब जलता तो रोशनी होती है ना, तो ये चीज है। पर प्रतिरोध को अगर परिभाषित करने की बात हो तो हर हमेशा हम इसको इसी रूप में परिभाषित करेंगे कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के अंदर एक मतलब प्रवाह के विरोध करने की एक टेंडेंसी होती है। उसी टेंडेंसी ऑफ अपोज द फ्लो ऑफ करंट को हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो प्रतिरोध का सीधा मतलब होता है ना, कि प्रतिरोध जो है यानी इसकी जो परिभाषा में अगर देखना चाहूं तो प्रतिरोध को परिभाषित हम लोग ऐसे करते हैं कि ये एक तरह से यह एक प्रकार की भौतिक राशि, वो तो है ही है, यह एक प्रकार की भौतिक राशि के रूप में परिभाषित है, के रूप में परिभाषित है
जो अभी तक इसकी परिभाषा को सही रूप मिला नहीं है, परिभाषित है जो चालक से प्रवाहित, अब आ रहा है मामला, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करती है ना, का प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, यही कहलाता है प्रतिरोध। इसी को अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहते हैं। टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर्स, यही प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर हो गया ना? बहुत ज्यादा इसमें और डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये जो प्रतिरोध पैदा लिया, अच्छा प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है भाई साहब? प्रतिरोध का जो सिंबल होता है ना, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का जो सिंबल है आप अक्सर सर्किट में देखेंगे, आगे मैं भी दिखाऊंगा, ये ऐसा होता है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस तरह से प्रतिरोध का सिंबल है, इसको जनरली आर से दिखाते हैं। और ये जो विभवांतर पैदा होने की बात होगी ना, इसी में आप देखेंगे प्रतिरोध में विभव का अंतर होने से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और चूंकि ये एनर्जी को खर्च करता है, इसीलिए पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अपने आप कभी नहीं होगा। अगर वायर के दो छोर के बीच में कोई प्रतिरोध लगा हुआ नहीं है या उस वायर में प्रतिरोध नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहुत इंटरेस्टिंग फेज में अभी ये चैप्टर चल रहा है आपका, है ना। इस तरह से करंट अगर फ्लो कर रहा है इसमें, तो जाहिर सी बात है, रहने दीजिए, अभी तो सिंबल बता रहे थे ना आपको, एक ही जगह पर सब बात सीखना ये ठीक नहीं है। ये सिंबल को मैंने दिखाया, आप रहने दीजिए, ए बी को भी हटा दीजिए, ये प्रतिरोध का सिर्फ सिंबल मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रतिरोध को जनरली आर से दिखाते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है ना, एसआई यूनिट इसका होता है, जानते हैं, ये है ओम। ओम अंग्रेजी में OHM, सिंबल में इस तरह का सिंबल, ये प्रतिरोध का सिंबल है। सब कुछ मैंने आपको सिखाया इसमें, समझ गए बात को। अब सवाल उठता है कि अगर मैं इस सर्किट में प्रतिरोध को घटाऊं, प्रतिरोध को बढ़ाऊं, तो इससे विद्युत धारा के प्रवाह पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। विरोध कम होगा तो करंट का मान मैक्सिमम जाएगा। तो इसके आधार पर भी चालक को हम लोगों ने परिभाषित किया है। एक आदर्श चालक या आइडियल कंडक्टर हम लोग उसको कहते हैं जिसका प्रतिरोध क्या हो, जीरो हो, है ना। एक आदर्श चालक में, एक आदर्श चालक, एक आदर्श चालक का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, लगभग शून्य होता है। पर एक बात और भी जानना जरूरी होगा यहाँ पे कि आदर्श चालक एक किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे कोई भी आइडियल कंडक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ ये कहने की बातें हैं, और हम लोग तो बातों की ही बात करते हैं, पर वो लीगल और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो उसके हद तक तो जाना जरूरी है ना। जहां तक हम जा सकते हैं, जहां तक हम सोच सकते हैं, बिल्कुल सोचेंगे। अब आइए प्रतिरोध की अलग और परिस्थितियों पर बात करते हैं। मैं ओम्स लॉ नहीं बताने वाला हूं, ओम्स लॉ की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
प्रतिरोध को ही मैं समझाता हूं अच्छे तरीके से। देखो होता क्या है कि अगर मेरे पास कोई चालक है, अगर मेरे पास कोई चालक है और ये मान लेते हैं इस डायमेंशन का, मान लो मैंने इस तरह का एक कंडक्टर लिया जिसकी कुछ लंबाई ली हमने, सपोज करो इसकी लंबाई मैंने L ली, और ये जो इसका अनुप्रस्थ काट है जिसे हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया का नाम देते हैं, तो प्रयोग में या मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कि अगर मैं ये कहता हूं कि ये प्रतिरोध इसका R है, अगर मैंने इसके रेसिस्टेंस को R माना, तो बोला कि जान लीजिए इस बात को, इस चालक का प्रतिरोध जो है ना इन दोनों ही चीजों पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसके लेंथ पर प्रतिरोध निर्भर करता ही करता है। इसके बाद और आपको अगले लेक्चर में, आगे जो भी लेक्चर का मौका मिलेगा उसमें बताएंगे कि कंडक्टर के रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है, ताप का भी प्रभाव पड़ता है। समझ गए ना? बहुत मजेदार बात है। आप चिंता न करें, चीजों को समझते चलें, बाकी हम पर छोड़ दें। अपने लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहें, समझते रहें, और बाकी आगे क्या होगा इस पर दिमाग मत लगाएं। आपके बुक में जितनी बातें वो तो चर्चा होगी ही होगी, उसके आगे भी बहुत सारी बातें आप सीखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको दिमाग थोड़ा मजबूत लेके जाना पड़ेगा, औरों की तरह नहीं, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए। देखा जाए, है ना, ये देखा गया है, ऐसा देखा गया, प्रयोग किया गया, मैथमेटिक्स लिया गया कि किसी भी चालक का प्रतिरोध, है ना, देखा गया कि चालक का प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता, मुख्य रूप से जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, रचना के हिसाब से का प्रतिरोध। ये एक क्या है? ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक क्या है? अनुप्रस्थ काट है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्लियर है ना? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ये L क्या है? लंबाई है। ऐसा देखा गया कि चालक का प्रतिरोध एक नंबर में R समानुपाती होता है L के। समझ गए ना? चालक का जो प्रतिरोध है R वो L के समानुपाती, मतलब चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं ना? चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। और दूसरी बात ये देखी गई कि इसका जो वैल्यू है वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप किताबों में देखें लंबा लंबा लाइन लगा हुआ है, लंबी लंबी भाषा लगाई हुई है, पर मैंने आपको वही भाषा मैंने बातों बातों में सिखाने की कोशिश करी है आपको। सो R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A, इस दोनों को हम चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। ये सब तो अपना पॉज करके देखिएगा, सब आपने बेसिक चीज हम डिस्कस करते जा रहे हैं आज। तो अब अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, दोनों को आप ले आइए एक प्लेटफॉर्म पर, इसीलिए R समानुपाती क्या हो जाएगा? L/A। कितना मस्त है, इस पर सवाल भी करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब ये समानुपातिक चिन्ह तो हमेशा हटाते हैं हम लोग, इसको तो रहने देते नहीं है हम लोग। आइए, जब मैं इसको हटाता हूं तो R बराबर रो L/A लिखता हूं। रो, ये रो है, ये रो है। R बराबर रो इंटू L/A। कहेंगे यहां रो समानुपातिक नियतांक है। क्या है ये? समानुपातिक नियतांक है। ये समानुपाती नियतांक है जिसे
जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये इसमें अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। ये मेटल टू मेटल बदलते रहता है, धातु धातु का अलग अलग होता है, यही कहलाता है। और ये एक तरह से मान लीजिए प्रतिरोध की क्या है, मैथमेटिकल परिभाषा है, गणितीय परिभाषा है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो कुल मिलाकर के प्रतिरोध की जो मुख्य बातें थी इस पर हमने बात की आज आपसे। तो इसको आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, और आपको भी ये सीखते हुए अच्छा लग रहा होगा, ये मुझे विश्वास है। मैं कंफ्यूजन में नहीं हूँ, बिकॉज कंटेंट के मामले में दिस इज नंबर 1 प्लेटफॉर्म। और इससे बेहतर आपको कंटेंट, मतलब जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको कंटेंट कहते हैं। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि आप सर्च करके देखें। गपशप देने वाले, डायलॉग मारने वाले बहुत सारे चैनल पे हैं, पर आप ये जो मेहनत कर रहे हैं हम आपके साथ, ये ईमानदारी भरा हुआ है, इसको हमेशा ध्यान में